एडिशन ऑफ वेक्टर जो अपना चल रहा है, अब अभी तक तो अपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स की थ्योरी देखी है, अब इस पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। जैसे कोई भी दो फोर्स का मतलब वेक्टर ही है बेसिकली, तो कोई भी दो वेक्टर्स जो है मैग्नीट्यूड इनका x प्लस वाई x माइनस वाई है। जैसे ये तो हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो x प्लस वाई x माइनस वाई हैविंग रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये a और b और ये इनका रिजल्टेंट c, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर है। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, समझ रहे हो तो क्या है। जैसे ये तो हो गया अपना a वेक्टर, ये हो गया कितना b वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट हो गया c वेक्टर। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि a और b दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इतना है, एंगल कितना होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा काम। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला अपना क्या है, c इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इतना है। c कितना है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, c को रखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a को रखा x प्लस वाई स्क्वायर, b को रखा x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, a और b दोनों को पुट कर दिया, x प्लस वाई x माइनस वाई इंटू कॉस थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अंडर रूट दोनों साइड अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy से 2xy भी कैंसिल, बस खत्म। थीटा यहाँ से जो था वो आ गया अपने पास, कितना एक्स स्क्वायर प्लस बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 0। यहां से निकाला 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू इस पूरी टर्म को ले गए किधर, उस साइड में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू इसको अपॉन में लिया है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कॉस इनवर्स, बस ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे एक और क्वेश्चन ये हो रहे हैं, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, दो वेक्टर हैं ए और बी, इनका रिजल्टेंट है सी, और इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी दिए हुए हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर 3, 4 एंड 5। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 4, सी का है 5। Then find out angle between A and B vector, A and C vector, B and C vector, AB, AC, BC, इन सबके बीच का एंगल क्या क्या हो जाएगा। तीनों वेक्टर्स के एंगल, तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या क्या है, 3, 4, 5। अब देखो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, तो मेरे को पता कैसे लगा ये वेक्टर A ये वेक्टर B दोनों को ऐड किया वेक्टर C मिल गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कैसे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है 3, 4, 5 है ना। इसके लिए अपने को ध्यान ही रखना है, जब भी इस तरह का दिया हुआ हो, जैसे 1, 1 रूट 2, 3, 4, 5, ठीक है, और जैसे 6, 8, 10, और जैसे 12, 5, 13, तो ये सब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है। फिजिक्स में बेसिकली जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाकर पूछेगा, क्योंकि बाकी तो सब मैथमेटिक्स में चल जाता है। अपने को तो राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा, और राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन पहले ही ध्यान रखो, तो अपना क्वेश्चन बहुत इजी है। तो 1, 1 रूट 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब जैसे ही 3, 4, 5 दिया मेरे को पता लग गया राइट एंगल है, खत्म, कुछ नहीं करना है। ये राइट एंगल बना, ए वेक्टर इसमें ऐड किया बी वेक्टर, रिजल्टेंट मिला बेटा कितना सी। ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, ये तो ए ये बी, इसको आगे बढ़ाया, दोनों के बीच में एंगल 90, खत्म, आंसर। ए और सी के बीच में एंगल, ये वेक्टर है ये वेक्टर सी, ये एंगल चाहिए अल्फा। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तीनों साइड पता है तो मैं एंगल भी निकाल सकता हूँ। मैंने लिख लिया कॉस अल्फा। अब ये ऑप्शन में देखने पर तुमको पता लगेगा, जैसा ही बोला है ए और सी के बीच में एंगल हो सकता है, साइन इनवर्स मिले, कॉस इनवर्स मिले, टेन इनवर्स मिले, जैसा भी है। जैसे हमने कॉस में निकाला तो कॉस अल्फा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3/5।
अल्फा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 3/5, और कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू होती है 53 डिग्री। याद है तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए मैंने वैल्यू लिख दी है, वरना कोई जरूरत नहीं। कॉस इनवर्स में मिल जाएगा वो इसी तरीके से, तो कॉस इनवर्स 3/5। ऐसे बी और सी के बीच में एंगल चाहिए, ये तो रहा बेटा वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, ये एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, ये हो गई हाइपोटेनस, कॉस थीटा लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, थीटा कितना, कॉस इनवर्स 4/5। आंसर जरूरी नहीं है कॉस में ही हो, हम साइन में भी लिख सकते हैं। अगर मेरे को साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा 3/5, टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा की वैल्यू 3/4 वो लिख सकते हैं, और थीटा जो आ गया कॉस इनवर्स 4/5, और इसकी वैल्यू जो होती है ये 37 डिग्री के बराबर। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछाते हैं। तो अपने को जो ध्यान रखना है ये कंडीशन की, जब भी वेक्टर्स की वो बात कर रहा है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, और वैल्यू इस तरह से दी हुई है, तो ये सब राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसमें और भी जो राइट एंगल ट्राइंगल वाली कंडीशन ली है अपन ने, इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसी पर मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन और किसी को पूछ सकता है। जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन जो पूछा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, क्योंकि फिजिक्स में राइट एंगल ट्राइंगल ही बन सकता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल पूछेगा वो। जैसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा हुआ है इसी के ऊपर, तो वैसे वो भी ले लेते हैं। उसमें इसे दिया हुआ था, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 है, एंड एनी टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, इनमें से कोई भी दो वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, एनी टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर is √2 times of any of these। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर, कोई से भी दो वेक्टर मान लो जैसे ए और बी है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर मतलब जैसे सी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ एनी ऑफ दीज, मतलब सी जो है ए या बी का √2 टाइम्स है एनी ऑफ दीज। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, मतलब वही एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा, अपने को वो वाली चीज इसमें ध्यान रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन पता है, ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना है, 0। तो अगर कोई से भी तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होता है, 0। दूसरी बात और देखो, जैसे दो वेक्टर सेम है, जैसे सॉल्यूशन, जैसे मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा कर दिया अपन, जैसे ए और बी सेम। थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनका √2 टाइम्स है, थर्ड वेक्टर मतलब जैसे सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इनमें से किसी एक का √2 टाइम्स है, मतलब या तो √2a है या √2b है। या जैसे मैं इसको और सिंपल कर दूंगा, अगर मैं ऐसे कर दूं कि ए और बी दोनों बराबर हैं, जैसे मान लिया इनको मैंने 1 ही मान लिया है ना, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2a या √2b, मतलब √2। कंडीशन क्या बन गई, 1 1 √2, खत्म। इतना पता लगा, आंसर राइट एंगल ट्राइंगल, कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तीनों एक ही ऑर्डर में, तभी रिजल्टेंट 0 होगा। ये तीनों एक ही ऑर्डर में, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड √2, बस खत्म। अब एंगल निकाल के रख दो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल तो कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों साइड सेम, तो दोनों एंगल भी सेम, ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। अब वो ऑप्शन तुमको दे देगा 4 ऑप्शन की, इनके बीच में एंगल क्या होंगे, जैसे 90 45 45, ठीक है, 90 120 120, इस तरीके के।
जनरली स्टूडेंट आगे चल के उसमें लगा देते हैं 90 45 45, पर ये यहाँ से देखने पर लग रहा है पर गलत हो जाएगा। क्यों? अभी इसमें एक और जो अपने को बात ध्यान रखनी है, जो अपने रिजल्ट लिखा था, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा कौन सा लेना है बेटा, हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो 90 45 45 करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए और बी के बीच में तो ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये तो 90 आ गया आपका। अब मेरे को बी और सी के बीच में एंगल चाहिए, तो ध्यान से देखो, ये तो वेक्टर हुआ बी, ये वेक्टर हुआ सी, ये एंगल आया 45 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है? ए का तो हेड है और बी का टेल है, ऐसा हो गया ना, इस तरह का। ये तो बी, ये हुआ सी, और ये एंगल 45 डिग्री है, इसमें गड़बड़ है। और 45 नहीं लेना है तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाओ, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 135 है ना, 180 माइनस 45 तो 135। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा आगे, और ये वाला एंगल लेना पड़ेगा 135 डिग्री। ऐसे ही इसमें भी ध्यान रखना है, ये 45 हुआ, इसको ही बढ़ाओ आगे, ये नहीं ले सकते अपन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका तो टेल है और इसका हेड है। तो मैंने क्या किया, इसको भी आगे बढ़ाया। अब मैं हेड टू हेड एंगल बोलूँगा ए और सी के बीच में, तो ये भी 45 मतलब 135। तो करेक्ट आंसर क्या होता है बेटा, ए और बी के बीच का एंगल 90, तो बी और सी के बीच का एंगल 135, और ए और सी के बीच का एंगल वो भी 135। जी अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा 90 135 135, ना कि 90 45 45। ध्यान रखें, छोटी छोटी सी बातें, बस वो जो अपने रिजल्ट लिखे थे वो ध्यान रखने। एंगल्स के बीच का, वेक्टर्स के बीच का एंगल हेड टू हेड या टेल टू टेल। ऐसे ही एक एग्जाम में और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी पर, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पर ही, कैसे, वो भी मैं इसमें बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा हुआ है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, ए और बी दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो क्वेश्चन में इसमें पूरा लिख देता हूँ है क्या, फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 18। ए और बी जो वेक्टर हैं, तो ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, इनके मैग्नीट्यूड का सम 18 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 12। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कौन, सी, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो ये 12 है। रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 12, एंड आगे और, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ इस तरह का। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या क्या हो जाएंगे। जनरली वो फोर्स के लिए पूछता है, तो फोर्स, दो फोर्स हैं उनके लिए, जैसे ऑप्शन भी उनको दे देगा इस तरीके से, जैसे 12 और 5 सेकंड, 13 5, जैसे 12 6 13 5। थर्ड ऑप्शन जैसे 11 7। फोर्थ ऑप्शन जैसे नन ऑफ दीज। ये पूरा क्वेश्चन है।
कि दो वेक्टर हैं ए और बी का रिजल्टेंट क्या है बेटा, सी। अब क्वेश्चन को देखना शुरू करो, क्या बोलना चाह रहे हैं। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 12। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम 18 है। पहली बात, मतलब ए प्लस बी जो है, ये ए प्लस बी की वैल्यू जो है ये 12 के बराबर है, मतलब 18 के बराबर है। अब ऑप्शन से भी चेक करते चलो कि किस किस में 18 के बराबर आ रहा है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का सम, ये ए और बी वेक्टर ही दिया हूं मैं, इनका मैग्नीट्यूड का सम 18, तो ये तो सब में आ रहा है। 12 6 भी 18 हो गया, 11 7 भी 18 हो गया, 13 5 भी 18 हो गया। ये काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 12 न्यूटन। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है कौन, सी। रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, सी। सी का मैग्नीट्यूड जो बोला इसने 12 न्यूटन, ठीक है, बहुत बढ़िया, काम में आएगा, रख लो। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट मतलब सी इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, बस ये सबसे पते की हिंट है। इससे बना आंसर एक ही लाइन में निकालेंगे, बाकी तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू सी स्मॉलर वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब कौन, सी। अब सी स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए और बी में से कोई एक स्मॉलर है तो किसी एक के परपेंडिकुलर है, अपने को नहीं पता कौन है स्मॉलर, अपन ने कुछ भी मान लिया, जैसे सी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर मान लिया मैंने, तो कि ए छोटा वाला वेक्टर है तो ए के परपेंडिकुलर है सी, बस यही सबसे काम का हिंट है। इसका मतलब क्या हुआ, सी ए के परपेंडिकुलर है, ये ए प्लस बी इक्वल टू सी। अब सी ए के परपेंडिकुलर है, ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ट्राइंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, और कोई सी भी दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तो खत्म, बस इतना आया अपने दिमाग में, अपना आंसर आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ए वेक्टर जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये सिंपल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ए और सी परपेंडिकुलर है, जैसे ये मैं ले लूं ए, ये ले लूं सी, तो ए और सी परपेंडिकुलर है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो ये वेक्टर, मतलब इन दोनों, ये वेक्टर जो बचा ये बी वेक्टर, तो ए और सी और ये बी। अब ए प्लस बी इक्वल टू सी है, तो अगर मैं एरो भी लगाऊं तो कैसे लगेगा, ये तो वेक्टर हुआ ए, इस पर रखा अपन ने बी वेक्टर, और ए की टेल बी के हेड को ज्वाइन किया, सी वेक्टर बन गया। एरो लगाओ मत लगाओ, आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म। परपेंडिकुलर वेक्टर मिले, खत्म। सी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 12, तो सी का मैग्नीट्यूड है 12। अब ऑप्शन में वैसे ही तुमको पता लग जाएगी, एक वेक्टर एक साइड 12 है तो बाकी की दो साइड क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, 13 और 5, खत्म। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, 12 5 13 है ना, तो ये साइड अगर 12 है तो बाकी की दो साइड क्या हो जाएगी, 5 और ये 13, बस आंसर। वरना ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि पहले सी वेक्टर का रिजल्टेंट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, उसको लिखेंगे हम 12, फिर सी ए के परपेंडिकुलर है तो tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, एंगल को करेंगे 90, तो वहां से जाके आंसर आएगा। डायरेक्ट अपने को ये पता है तो हम सीधा निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए और सी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बस परपेंडिकुलर वेक्टर होते ही अपना काम खत्म। तो ए और सी परपेंडिकुलर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये साइड 12 है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक 12 है तो बाकी की दो साइड 5 13 हो गए, अपना आंसर आ गया 5 और 13, तो 5 और 13 के बराबर ये अपने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लें। 6 से 10 देकर पूछ सकता है, 12 5 13 3 4 5 जिसका भी पूछा है तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर आएगा। अब ऐसे इसमें और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर और एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कॉमन क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जैसे मान लो बोलिए विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be resultant of, कोई से भी दो फोर्स दे दें, cannot be resultant of 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्स।
जैसे दो फोर्स है 4 न्यूटन 2 न्यूटन, तो कौन सा रिजल्टेंट जो है इनका पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ऑप्शन भी दे देगा, जैसे दे दिया 1 न्यूटन, सेकंड दे दिया 2 न्यूटन, थर्ड 3.5 न्यूटन, या जैसे 3.78 न्यूटन, फोर्थ जैसे 8 न्यूटन। तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है? मल्टीपल चॉइस है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है? कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है? और देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा काम। जिन भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट चाहिए, अपने को रिजल्टेंट नहीं बताना है, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए तो एंगल चाहिए। अब वो इससे पूछना चाह रहे हैं इनका हो कौन सा सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा तरीका, आप क्या करो, दो जो भी फोर्स बोले हैं इन दोनों फोर्स का मिनिमम फोर्स निकालो। दो वेक्टर्स, फोर्स मतलब वेक्टर, दो फोर्स का मैक्सिमम फोर्स निकाल लो। अब इन दोनों का मिनिमम फोर्स निकाले बेटा, तो कितना आएगा? 2 न्यूटन। मिनिमम मतलब कम से कम कितना? जब मैं दोनों को 180 पर लगा दूं, अगर 4 न्यूटन लगाया इधर, 2 न्यूटन लगाया इधर, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो 180 डिग्री पर कम से कम फोर्स मिलेगा। कम से कम कितना हो सकता है? 2। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है बेटा? जब दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे, तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा दिया, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, रिजल्टेंट हो गया 6। तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 6। ठीक है। अब सीधा सा तरीका कि इनमें से पहचानने का कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो क्या करो, सीधा सा ध्यान रखो, कम से कम कितने भी एंगल पर लगाएं, कम से कम 2 न्यूटन मिलेगा, इससे कम पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है? 6 न्यूटन। अब मैं किसी भी एंगल पर इन दोनों को लगा लूँ, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और इस रेंज में जो आ रहे हैं सब पॉसिबल है, मतलब 2 न्यूटन भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, इसके रेंज वाले सब पॉसिबल है। तो ये बाकी सारे पॉसिबल हो जाएंगे। अब खुद ही समझ के आंसर निकाल दो सीधा। 1 न्यूटन पॉसिबल है कि नहीं है? कम से कम कितना है? 2। 1 इससे कम हुआ तो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है वही अपना आंसर है। ये 2 न्यूटन पॉसिबल है, अपना आंसर नहीं है। ये तो मिनिमम मिल सकता है। 3.75 3.78 इस रेंज में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, किसी ना किसी एंगल पर मिल जाएगा। एंगल नीचे अपने को बस चेक करना है, तो किसी भी एंगल पर मिल सकता है, तो ठीक है, ये भी हो जाएगा। 8 न्यूटन, 8 न्यूटन जो ये क्या है? 6 से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा ज़्यादा कितना मिल सकता है? 6 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी अपने को यही चाहिए जो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका कि दो वेक्टर्स का मिनिमम निकालो, मैक्सिमम निकालो, रेंज में जो आ रहा है सब पॉसिबल है, आउट ऑफ रेंज इम्पॉसिबल है। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पर आएगा। तो ये सब वेक्टर एडिशन के ही क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हम वेक्टर एडिशन का और ले लेते हैं, इसके बाद फिर अगले टॉपिक पर आएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, जैसे फोर्स यदि अपने को कुछ इस तरह के, जैसे एक ये फोर्स है और एक कोई दूसरा फोर्स है इधर, इनकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। जैसे ये है सपोज 300 न्यूटन, और जैसे मान लो एक फोर्स और कोई इधर फोर्स है, ये है 400 न्यूटन, ठीक है, और एक फोर्स ये और है, ये भी है 400 न्यूटन। एंगल सब दिए हुए हैं, ये 30 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 30, ये एंगल है 150 डिग्री। तीन फोर्स हैं, 300 400 400, 300 400 के बीच में एंगल है 30, और इस 300 400 के बीच में एंगल है 150 डिग्री। फाइंड देयर रिजल्टेंट फोर्स, इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा?
एक बार आप सोच के देखो कैसे आएगा। 300 400 400 के 3 फोर्स हैं, 30 150 एंगल है, रिजल्टेंट फोर्स है। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसे ये 400 और एक ये है अपना 400, तो ये दोनों 400 400 के बीच में एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है बेटा? 150 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बचा? इन दोनों के बीच में एंगल जो बचा ये 120 डिग्री। डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूँ मैं इनको, सीधा जो अपन ने जो रिजल्ट लिखे थे, तो रिजल्ट से हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 400 120 डिग्री पर है, इसको हटाओ, रिजल्ट लगाओ। दो सेम फोर्स थीटा एंगल, रिजल्टेंट कितना आता था बेटा? 2f cos थीटा बाई 2। ये दोनों सेम फोर्स 400 400 देखो सेम एंगल पर, दोनों सेम फोर्स हैं 120 डिग्री पर। दो सेम फोर्स 120 डिग्री एंगल, रिजल्टेंट भी इन्हीं के सेम जो अपना रिजल्ट था। तो अब मैं अगला डायग्राम बनाता हूँ। दो सेम फोर्स 120 डिग्री एंगल, रिजल्टेंट भी इन्हीं के सेम, बीच के एंगल को बाइसेट करेगा तो रिजल्ट भी इन्हीं के सेम 400, बीच के एंगल को बाइसेट करेगा मतलब इससे भी 60 बनाएगा, इससे भी 60 बनाएगा, दोनों से 60 डिग्री एंगल पर है। अब मैं अगला डायग्राम बनाऊँ। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों को हटाओ। एक तो बचा अपना ये 300, एक बचा अपना ये 400। ये एंगल कितना है बेटा? 60। ये एंगल कितना है? 30। ये एंगल कितना हो गया? 90। अब 300 400 कितने एंगल पर हो गए? 90 डिग्री। खत्म। दो फोर्स बचे 90 डिग्री पर है, तो अब इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? जब भी दो फोर्स 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 500 न्यूटन। ये जो रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स इतना मिल जाएगा, बस ये अपना आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे।